हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, चैप्टर का नाम किसान, जमींदार और राज्य। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के समय पर यानी 16वीं से 17वीं शताब्दी के समय पर किसान, जमींदार और राज्यों की क्या स्थिति थी और कृषि समाज की क्या स्थिति थी। तो इसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। यानी चैप्टर बड़े बड़े हैं तो दो दो पार्ट में हम लोग उन्हें डिवाइड किए हुए हैं। सारा कुछ आपका हो चुका था, निकल चुका था ये सब चीज़ें। चलिए, ग्रामीण समुदाय हम लोग देख चुके थे, क्या स्थिति थी, ग्रामीण समुदाय किस प्रकार से बनते थे। महिलाओं की स्थिति भी हम लोग इसमें देख चुके थे। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया था। देखिए, जंगल और कबीलों के बारे में देखना था, तो देखते हैं जंगल और कबीले किस प्रकार से थे उस समय पर। देखिए इसको, बसे हुए गांव से परी चीजें थी। गांव के बारे में तो हम लोग देख चुके, लेकिन गांव से अलग जो चीजें थी उन चीजों को देखिए। बसे हुए गांव से परी, ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे हुए थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके भी आपके आते हैं, दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट भी इसमें आता है, दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। यानी अगर आप सोचें कि हम निकाल लें कि हाँ उस समय पर कितने जंगल थे, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय पर जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई, नहीं भी हुई भी। लेकिन हमें कैसे एरिया पता होगा, इन लोगों ने जंगल तो नाप नहीं रखे होंगे ना, तो जंगलों का एरिया हमें नहीं पता। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसतन करीब करीब 40% था जंगल, है ना। समसामयिक संरचना, जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जो ये जनजातियां थीं जो जंगल में रहती थीं, इन लोगों को जंगली कहा जाता था। इसलिए जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं है। अगर आप आज की बात करें, आज की डेट में, तो अगर हम इसको जंगली बोल दें तो क्या मतलब है कि व्यक्ति सभ्य नहीं है, इसमें मैनर्स नहीं है, यही चीज़ बोलेंगे आप? नहीं, वो जंगल में रहने की वजह से उनका नाम जंगली था। इसका मतलब ये नहीं कि वो नियम कायदे कानून नहीं जानते हैं या उन्होंने सभ्यता नहीं है। उनके जो नियम कायदे कानून, उनके हिसाब से जो उनकी परंपराएं चलती हैं, वो उन्हें सब आता था, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है जंगली का मतलब कि वो सभ्यता ना हो उनमें या बिल्कुल भी असभ्य हो वो। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। आज की अगर बात करें तो आप यही बोलेंगे कि व्यक्ति बिल्कुल इसमें मैनर्स नहीं है क्या, एकदम जंगली हो क्या, या जानवर हो क्या, इस प्रकार से आप लोग बोल देते हैं, है ना। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय कृषि के खेती से होता था। स्थानांतरीय कृषि आपकी झूम खेती कहलाती है। स्थान बदल बदल कर खेती करना, इसको कहते हैं स्थानांतरीय खेती। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। जिस प्रकार से मौसम रहता था, जिस प्रकार से मानसून रहता था, तो उसी प्रकार से हम लोग खेती किसानी करते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीने में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियादी पर खड़ा था और इस बुनियादी को मजबूत भी रखता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था। बदमाशों को शरण देने वाला अड्डे को क्या कहते थे? मबास। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगलों में घुस गए, जंगलों में आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो ये चीज़ रहती थी, है ना। देखिए जंगलों में घुसपैठ कैसे होती थी, इस चीज़ को देखिए। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थीं। किस प्रकार से घुसती थी? देखिए, मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल थे। जंगलवासियों से हम लोग हाथी ले आते थे, उन्हें पता रहता था कि कौन सा हाथी कितना अच्छा है युद्ध के हिसाब से, कौन सा हाथी आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। परगना एक इकाई थी। पेशकश क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को पेश करना। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा दी जाने वाली एक तरह की भेंट थी। किसी चीज़ को पेश करके देना पेशकश कहलाती थी। मुगल राजनीतिक विचारधाराओं में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। शिकार करते थे लोग। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा किया करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों
पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावपूर्ण शासन का संकेत देता था। चल देखेंगे, कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया किया जाता था। तो कृषि बस्ती यानी अगर हमें खेती करने के लिए जो खेत कम पड़ रहे हैं तो क्या होता था, जंगलों का सफाया कर दिया जाता था। इस चीज़ को पढ़ लेना, आपके इसके ऊपर एक कविता लिखी हुई है, कोई पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मन करे तो पढ़ लेना क्योंकि कविता है। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग किस प्रकार से होता था, 1595 में बताया गया है। 1595 में किस प्रकार होता था। अवध सूबे, अवध की बात करें तो किसका हिस्सा था, तो यूपी का हिस्सा था, आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा। के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाली लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा है। क्या लिखा हुआ है, उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते थे, जैसा कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सुरागाय। सुरागाय किसको कहते थे, याक को कहते थे। A4 एप्पल, B4 Y4 याक पढ़ते हैं ना हम लोग, Y4 याक, वही वाला याक है ना। तो सुरागाय की पूंछ ली जा, देखिए इसको, इसमें देखिए, सुरागाय याक की पूंछ, शहद, चूक, चूक कहते थे संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबाल कर बनाया जाने वाला एक अम्ल होता था, इसको चूक कहते थे। अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मरीच है ना, जिससे लाल रंग बनाया जाता था, मरीच की जड़ें, सुहागा, जदवार, हल्दी जैसी एक जड़ होती थी, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन, बाज पक्षी की ओर से एक किस्म, बाज पक्षी की एक और किस्म मानी जाती थी मरलिन। और अनुबस्तियाँ भी काफ़ी थीं, इसके बदले भी सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, उसको कहरुबा बोला जाता था। नमक, हींग, गहने और शीशे और मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते थे। तो इनका व्यापार होता था कि कुछ चीज़ें जो है वो लोग देते, कुछ चीज़ें हम लोग देते थे, इस प्रकार से। चलिए, हो गया। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की ज़िंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, जंगल में क्या क्या मिलता था हमें, तो एक तो शहद जंगल में मिलेगा, मधुमोम जंगल में मिलेगा, लाख की बहुत मांग थी, लाख आपको जंगल में मिलता है। लाख जैसी कुछ वस्तुओं को 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार करने वाले निर्यात की मुख्य वस्तु मानी जाती थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी की जाती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार से लगे हुए थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला है ना। तो ये लोहानी कबीला क्या था, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो व्यापार था इसमें लगा हुआ था। वे पंजाब के गाँव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। आगे देखिए, सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। क्या बदलाव आए, कबीलों के भी सरदार होते थे, इनका भी अपना अच्छे नियम कायदे कानून रहते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदायों के बड़े आदमियों की तरह होते थे, जो सरदार होते थे उनके पास अच्छा खासा पैसा और बुद्धि होती थी, तभी उनको सरदार बनाया जाता था। कोई समझदार नहीं है व्यक्ति तो उसको क्यों सरदार के पद पर बिठाया जाएगा, बताइए आप। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की ज़रूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती कराया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, पायक लोग। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान भी कर दिया था। यानी अगर आप जंगली हाथी पकड़ेंगे तो सिर्फ अहोम राजा पकड़ेंगे, उनका एक अधिकार था, वही लोग पकड़ सकते हैं। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता था कि 16वीं सदी में, आगे देखिए, 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाके में कबीलाई राज्यों के बारे में आयन की बातों से मिलती है, आयन अकबरी से। उदाहरण के तौर पर 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया था। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों यानी पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की। अध्यक्ष हम इसको देख लेंगे, देख चुके हैं हम, अध्यक्ष हमारा निकल चुका है। सब संत पीर सूफ सब पढ़े थे हम लोगों ने, नैनार अलवार सब पढ़ चुके हैं हम लोग। जमींदारों के बारे में देखिए, जमींदार कैसे थे उस समय पे। मुगल भारत में
कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाली एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी लेकिन कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। कमाई इनकी कहाँ से थी? खेती से थी, लेकिन खुद खेती नहीं करते थे। जमींदार थे, ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिलती थीं। ये बड़े लोग होते थे ज़मीन के मामले में, इनके पास बहुत सारी ज़मीन रहती थी, खुद की खेती नहीं करते थे, अपनी ज़मीनों के टुकड़ों को पैसे ले लेके लोगों छोटे किसानों को देते थे, वो खेती करते थे। ये चीज़ तो आपकी आज भी चलती है। जो बड़े जमींदार लोग हैं या कई लोग क्या होते हैं कि अपने मतलब गाँव में उनकी ज़मीन है लेकिन वो लोग बाहर दिल्ली बम्बई साइड अपनी जॉब करने चले गए, तो उनकी जो ज़मीन गाँव पर डली हुई रहती है उसको वो और किसानों को दे देते हैं गाँव के जो करना चाहे, और उनसे पैसे ले लेते हैं। बस सीधी सी बात है, ये रहता था इनका। कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं इनको मिलती थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास की सेवाएं खिदमत करते थे। सेवाएं खिदमत कहलाता है, खिदमत सेवाएं कहलाती हैं, पर्यायवाची हो गया, है ना। तो क्या होता था कि एक तो हो सकता है ब्राह्मण वगैरह हो, यानी इनकी जाति बड़ी हो जमींदारों के पास, या फिर राज्य के चमचे बने फिरें, खिदमत करें। आगे देखिए, जमींदारों की समृद्धि की वजह थी कि उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, उन्हें मिल्कियत कहते थे। इनकी जो जमीन थी उन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। मिल्कियत किसका पर्यायवाची हो गया? आपका संपत्ति का। मिल्कियत जमीन पर, संपत्ति जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर आते थे। दिहाड़ी मतलब क्या होता है? दिन का आप उसको पैसा दें, दिहाड़ी पे मजदूर रखना। पूरे दिन उसने काम किया, शाम को आपने उसको पैसा दे दिया, हो गई दिहाड़ी। मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। पराधीन, दूसरों पर आधीन, खुद पर नहीं, पराधीन, दूसरों पर आधीन है। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती है कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवारों, तोपखानों और पैदल हाथियों या पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गाँव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके सक्रिय शीर्ष पर रहते थे, यानी सबसे ऊंची वाले शीर्ष पर। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण, राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण कर रखा था। जो बड़ी जाति के लोग थे वो ठोस नियंत्रण किए हुए थे किस पे? पूरी समाज पे। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी। अच्छी खासी वाली, खांसी नहीं, खासी, अच्छी खासी। जैसे कि हमने पहले देखा, और इसी तरह कई मुसलमान जमींदार भी होते थे। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम की है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो तब तक कि एक राजादेश या सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही कर दी गई हो। चलिए इसको आगे देखिएगा, अब इसको थोड़ी समझिएगा। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल थे। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर किया जा सकता था, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए किया जा सकता था, राज्य के आदेश से किया जा सकता था, या फिर खरीद से कर सकते थे। यही वे प्रक्रियाएं थीं जिनके जरिए फिर चक्कर निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जों में दाखिल हो सकते थे। मतलब उनके पास ज़मीन है और उनके नाम कर दी गई ज़मीन, तो वो तो जमींदार बन जाएंगे। जमींदार कौन लोग कहलाते थे? जमींदार का मतलब बड़ी जाति के लोग थोड़ी थे। जमींदार का मतलब जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है। और ऐसा थोड़ी होता था कि जो नीची जाति का है उसके पास ज़मीन नहीं है। कई लोग ऐसे भी थे जो नीची जाति के बावजूद भी उनके पास ज़मीन थी, लेकिन क्या था कि उनकी लिखित ज़मीन नहीं थी कि भाई इस पर इसका अधिकार है, इसलिए उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इसलिए तो इधर पर बताया गया है, क्या बोला गया है इधर पे, क्या बोला गया था, यही सब चीज़ें बताई गई कि उनकी ज़मीन की पुष्टि की जाए, है ना, पुख्ता किया जाए उनकी ज़मीन को। अब देखिए, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी ज़मीन,
कई कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपने नियंत्रण पुख्ता कर लिए। पुख्ता मीन्स होता है कन्फर्म कर लेना। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे कि आपका सदगोप, पशुचारियों का नाम बताया गया है सदगोप, ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी कर ली थी। ये पशुचारी थे पश्चिम बंगाल में, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी जमीन खड़ी कर ली। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहारों को खेती के साजो सामानों का उधार देकर उन्हें वहाँ बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गाँव के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों को की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार हाट कहीं पर अपने कहीं पे हट्ट बोला जाता है, हट्ट बोल देंगे, कहीं पे हाट बोला जाता है मार्केट को, स्थापित किया जहाँ किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, बिल्कुल शोषण करते थे छोटे जातियों के लोगों का, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिक पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो यह कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों में अत्याचार की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दिखाया। ये चीज़ नहीं दिखा पाए। या फिर दिलचस्प बात है साहूकार, ठीक है हटाए इसको, इधर देखिए, आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। मतलब इतना ज़्यादा कर लिया भाई इन लोगों ने, किसानों को गुस्सा फूट पड़ा। दूसरी 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिल चुका था। आगे देखिए, भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार से रहती थी, इस चीज को देखिए। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। चलिए इसको आगे देखिएगा। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। कौन कौन से थे? पहला था कर निर्धारण और दूसरा था वास्तविक वसूली। एक तो वसूली करना और दूसरा होता है दो वसूली करना ही बोलिएगा इसको, कर निर्धारण वसूली करना दो अलग अलग, मतलब सीधी बात है कि पैसा उत्पादित करना। जमा निर्धारित कर रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। इसको देखिए कि हासिल सचमुच वसूली गई रकम, वास्तविक वसूली क्या थी कि आप वसूल करने जाए पैसा, और कर क्या था? कर खुद से जमा कर दिया जाता था। अमीर गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमीर गुजार को, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। बिचौलिया भी तो थे जो पैसा बीच का बीच खा जाते थे। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जुतने लायक जमीन दोनों की नपाई की जाती थी। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आयन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। अबुल फजल ने आयन अकबरी में इस चीज़ को बताया हुआ है। उसके बाद मतलब जमीन की नपाई को, उसके बाद शाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाएगा। बहुत खतरनाक था ये औरंगजेब, अच्छा ताकतवर शासक था। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद मुगल काल का पतन हो गया। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई। आगे देखिए, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण, इसको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा इंपोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप देखिएगा, इधर से देख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा पेन को मैं पतला करके आपको बताऊं, रेड ही रहने देते हैं, वाइट कर लेते हैं, है ना। अकबर
रेड अच्छा ही लगेगा, रेड ही अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। जैसे पूला जो है जमीन है, पूलज किसको बोला जाता था? पूला जो है जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी। ध्यान रखिएगा, पूलज किसे बोला जाता था? पूलज किसे बोला जाता था? तो जिसमें एक साल में एक के बाद एक कृषि या खेती की जा सके, और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उस खेत को या उस जमीन को पोलस कहते थे, जो कभी खाली नहीं होती थी। अब देखिए, परौती किसे कहते थे? तो परौती वह जमीन कहलाती थी जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। यानी उर्वरकता, जमीन की ताकत क्या होती है कि वो कितनी उपजाऊ है ना। तो जो लगातार खेती की जाती थी जिस जमीन पर, उसको पोलज, और जो थोड़ी बहुत छोड़ दी जाती थी उसको परौती। और चच्चर वह जमीन कहलाती थी। तीसरा नंबर क्या है आपका? चच्चर। चच्चर वह जमीन कहलाती थी जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। और बंजर वह जमीन कहलाती थी जो 5 या उससे ज़्यादा वर्षों के लिए खाली डली रहे, जिसमें उर्वरकता ही ना हो। तो 4 प्रकार की ज़मीनें आपको समझ में आ गई होंगी। पहले 2 प्रकार की ज़मीन की 3 किस्में थी। एक तो अच्छी किस्म थी, फिर मध्यम किस्म थी, और फिर उसकी खराब किस्म थी। हर किस्म की जमीन के उत्पादन को जोड़ देते थे, और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पादन माना जाता था, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता था। 1/3 हिस्सा किसको दिया जाता था? शाही शुल्क को। चलिए, ये हो गया आपका। अमीन या मुलाजिम किसे कहते थे? अमील या मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी ये सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये आपका बढ़िया सा अरब सागर वगैरह, बंगाल की खाड़ी, पूरा नक्शा बना हुआ है। मुगल साम्राज्य का विस्तार बताया गया है आपका, है ना। चलिए देखिए, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदार था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी रहती थी। उसको कहते थे मनसबदार। कुछ मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। जो कर वसूला जाता था उससे ही उनका पैसा दिया जाता था, यानी सैलरी। समय समय पर उनका तबादला होता जाता था। तबादला से मतलब इनकी पोस्टिंग अलग अलग कर दी जाती थी। कहीं इस एरिया में पोस्टिंग है तो कहीं उस एरिया में। सीधी सी बात है, अध्याय 9 में इसको देख लेंगे। चलिए देख लेंगे। नगद या जिन्स जमा क्या होता था? 1600, इसको देखिए, देखना इसको ध्यान से। 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश क्या है? वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दें कि वे हर गांव, हर किसान, आसामी बार के बाबत खेती के मौजूदा हालात, मौजूदात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों, यानी कि नगद या जिन्स क्या कहलाता था आयन के अनुसार? अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत ना डालें, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार करें। चलिए देखिए, अब इसको आगे देखते हैं। थोड़ा मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, कुछ लोग आ गए तो घर में। चलिए इसको देखते हैं। अमीन गुजार सिर्फ नगद देने की आदत ना डालें। नगद क्या होता है देखिए, इसको ना डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यह बात वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता था। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ओनली नगद लें। भाई जिसके पास फसल है तो उसकी आप फसल ले लीजिए, क्या दिक्कत है आपको। पहला, कणकुत। हिंदी जुबान के कण का मतलब होता है कण। कण का मतलब क्या होगा? छोटा छोटा कण, यानी अनाज। और कुत, अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए। कैसे काटना चाहिए? अच्छा, माध्यम और बदतर। और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाजा से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। यानी उनको पता रहती है कि हमारी फसल किस प्रकार से होने वाली है, जो किसान फसल करते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है? बटाई, जिसे भावली भी कहते हैं। बटाई तो आपने सुना होगा, भावली नहीं सुना होगा, तो बटाई को भावली कहते हैं, याद रखना इसको। फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी से बंटवारा होता है। जिसमें बटाई होनी है भाई, जो किसान खेती कर रहे होंगे, जिसकी ज़मीन होगी तो वो बटेगी कृषि, है ना। और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वह जमाबंदी में बंटवारा करते हैं।
लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, धोखेबाजी कर देते हैं दूसरे पक्ष के साथ। तीसरे, खेती बटाई, जब भी बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे, लोग बटाई, फसल काटने के लिए वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं। यानी एक बड़ा, जितनी फसल हुई उसका ढेर हो गया खेत में ही उसको दो भागों में बांट दिया। अब भाई जिसको दो भागों में बटाई होनी है तो भाई आप ये भाग ले लीजिए, आप ये भाग, सबके सामने बट जाएगा, है ना। और हर एक पक्ष अपना हिस्सा ले जाता है और इससे मुनाफा कमाता है। चलिए देखिए आगे, ये हो गया आपका इतना। अब बात करेंगे चांदी का बहाव किस प्रकार से हुआ। तो अकबर द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दिखाए हुए हैं। इस प्रकार से चांदी के सिक्के चलते थे, इस प्रकार के। ये आपका वाइट कलर है, चलिए इसको रेड कर लेते हैं। इस प्रकार से चलते थे। चलिए, चांदी का बहाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग साम्राज्य था चीन का उस समय पे। मिंग समकालीन था किसके? मुगलों के। सफावी ईरान में था, सफावी साम्राज्य मुगलों के समकालीन था ईरान में। और ऑटोमन साम्राज्य तो ऐसा हो नहीं सकता जिसने ना सुना हो, तुर्की का। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। अच्छे साम्राज्य थे, इनसे हमारा व्यापार अच्छा था। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। देखिए अंग देखिए, लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं को भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। निर्यात करने के लिए जो भारत से सामान लेना होता था तो एशिया वालों ने चांदी लाना स्टार्ट किया भारत में। एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई, यानी भारतवासियों के पास चांदी इकट्ठा हो गई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यह चांदी की प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, यहाँ तो चांदी थी ही नहीं। तो क्या हुआ, चांदी बहुत सारी आ गई एशिया से हमारे पास। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खास कर चांदी के रूप में चांदी की रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य की नकदी कर उगाने में आसानी हुई। इटली के एक मुसाफिर जोवान्नी कोरेरी, जो लगभग पता नहीं का ये कोई मतलब टाइपिंग एरर हो गई चलिए देखिए, 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा। अब ये मुसाफिर ने बोला, मुजाबिनी ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची। उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। तो बहुत बड़ी मात्रा में 17वीं शताब्दी में भारत का व्यापार बढ़ रहा था। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और इसके बाद क्या हुआ, जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, है ना। अंग्रेज आ गए, अंग्रेज अपना शासन करने लगे, व्यापार किया, फिर इसके बाद शासन में आ गए। इसके बाद पूरा भारत हड़पना चाहते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे चलती नहीं। भारत में चांदी कैसे आई, इसको देख लीजिए। जोवान्नी कार्य की चीज़ें इधर में बताई गई हैं। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करते हैं कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंचा जाता है, यहीं पर पूरा आता है भारत में। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए आता था। इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता था और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए सिमरना होते हुए फारस पहुंचता था। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते थे, तो ओमान और अरबिया से आती थी कॉफ़ी। तो तुर्क वाले उधर पर भी क्या करते थे, ओमान और अरबिया में भी चांदी भेजते थे। ना ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते थे। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थिर मोचा भेजते थे। मोचा था यहाँ पे स्थित, उसमें भेजते थे। इसी तरह भी ये मुद्रा फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा में भेजते थे। बाद में ये सारी संपत्ति जहाज़ों के हिंदुस्तान भेज दी जाती थी। मतलब पूरा घूम फिर के पूरी संपत्ति चांदी की कहाँ आती थी, भारत आती थी 17वीं शताब्दी में। भारतीय जहाज़ों के अलावा वो डच, अंग्रेज, पुर्तगाल जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगुजा तथा
तानसेरी आता था म्यांमार के हिस्से में, सियाम थाईलैंड था, सीलोन श्रीलंका को बोलते थे, मालदीव के टापू मोजाम्बिक और अन्य जगहों ले जाते थे। इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहाँ हिंदुस्तान पहुँचाना पड़ता था। सामान आता था पूरा हिंदुस्तान, सोना चांदी भर भर के जहाज आता था। ऐसे ही थोड़ी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बोला जाता था, व्यापार के हिसाब से बोला जाता था। सोने की चिड़िया का ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में सोने के घर मिल जाएंगे आपको, नहीं। व्यापार इतना होता था कि सोना चांदी हमारे पास इकट्ठा होता था, और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की वजह से इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। कलकत्ता एक बहुत बड़ा मार्केट था उस समय पे। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते थे, देर सबेर हिंदुस्तान बोलते थे पहले इसको, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को चला जाता था। और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाएं या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नगद के रूप में खरीदी जाती थी। जो नगद वही हिंदुस्तान में रह जाता था। जो नगद कहाँ था, पूरा नगद हिंदुस्तान आ जाता था। इतना पैसा था उस समय पे हिंदुस्तान में, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। अबुल फजल की आयन अकबरी, वो तो जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो इस समय तक आते आते अंग्रेजों को जिस तरह से भगाया है हम हिंदुस्तानियों ने, तो पूरी बर्बादी हो गई उस समय पर। और फिर इसके बाद हमारे देश के 2 हिस्से हो गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, तो उसमें बहुत बर्बादी रही। देखिए आयन अकबरी की बात कर लेते हैं, अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई। जब में सीधा क्वेश्चन आता है मलनायनर में, आयन अकबरी किसके द्वारा लिखी हुई? बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अकबर की किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। आयन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा है। जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था, अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के शासन के 42वें वर्ष इसने 42 वर्ष शासन किया। उस समय पे 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया था। यानी अकबर का जो 42वां साल था शासन का, उस समय पे इसको पूरा किया गया था। कितने संशोधनों के साथ? 5 संशोधनों के साथ। आयन इतिहास लिखने की एक ऐसी बृहत्तर परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। यानी अकबर ने बोला था अबुल फजल से कि भाई आप लिखो इसको, है ना। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। तो इसके 3 हिस्से थे। कौन कौन से थे? पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। पहली जिल्द में इसने इतिहास लिखा अकबर का, उनके पूर्वजों का। इन हिस्सों पर हम अध्ययनों में ज़्यादा बात करेंगे, कर लेंगे बाद में, देख लेंगे। तीसरी जिल्द जो थी, आयन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। ये सारी कुछ चीज़ें अकबर के समय की लिखी गई। आयन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। ये दरबार के बारे में बताती है, आयन प्रशासन के बारे में बताएगी, सेना का संगठन बताएगी अकबर के समय पर कैसा था, राजस्व के स्रोत बताएगी कि कर कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जाता था, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल बताएगी, लोगों के साहित्य बताएगी आयन, और इसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज भी बताती है। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों यानी इसको सूबे बोला जाता था, प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आयन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं भी बड़ी बारीकी से साथ इकट्ठा करती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आयन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। सारी जानकारी हमें आयन से मिल जाती है, आयन अकबरी से। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है। यानी जो आयन लिखी गई वो किसके संरक्षण में लिखी गई? अकबर के। अब इससे क्या सीधे साफ निकलता है कि आयन में जो चीज़ें लिखी गई वो अकबर के मुताबिक लिखी गई, ना कि जनता के मुताबिक। अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी कवि था। तो किसकी चमचगिरी करेगा? अकबर की करेगा। अकबर जो बोलेगा वही लिख सकता है, इसके खिलाफ नहीं जाएगा कहीं। यानी जो क्षेत्र के लोग थे, जो आम आदमी थे, उनकी सोच समझ आप कैसे देख लेंगे? वो चीज़ें तो इसमें मिली ही नहीं, ठीक है। या यूँ कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर थी। देखिए आगे, आयन 5 भागों का संकलन था, जिसमें पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण करते थे। पहले 3 भागों में पूरा प्रशासन लिखा हुआ था कि अकबर के समय पर कैसा चलता था। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक़ रखती थी। दूसरा भाग सिपाही आबादी यानी सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में बात करती है। इस भाग में शाही अफसरों, जो मनसबदार थे, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ भी आपको मिल जाएंगी। तीसरा जो है मुल्क आबादी,
वह भाग है जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। 12 प्रांतों का बयान देता है ये, ठीक है। और चौथे, इस खंड की सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई हैं, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयां जैसे सरकार, परगना, महल, है ना, के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी दिखाए गए हैं। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी दी गई है। सूबाई स्तर की विस्तृत जानकारी देने के लिए आयन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तृत बताती है। क्या बताती है? ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहाँ हर तालिका में 8 खाने हैं, 8 खाने दी हुई है। एक तालिका बनी हुई है, उसमें 8 खाने दी हुई है। उन 8 खानों में क्या लिखा हुआ है देखिए इधर पर, जो हमें सूचनाएं देते हैं। परगनात यानी महल के बारे में दूसरे खंड में लिखा हुआ है, दूसरे खाने में लिखा हुआ है किला, तीसरा में अराजिया जमीन ए पायमूद यानी मापे गए इलाके लिखे हुए हैं। नगदी लिखी हुई है, नगद निर्धारित जो राजस्व लिया जाता था नगद के रूप में, वो लिखा हुआ है। सुयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान लिखा हुआ है। जमींदार लिखा हुआ है। खाने 7 और 8 में जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही जिसको प्यादा बोलते थे। प्यादा आपको इसकी ये क्या होता है, इसमें प्यादा सिपाहियों को प्यादा बोलते थे, है ना। वह हाथी यानी फील सहित उनके फौज की जानकारी दी जाती थी। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षण व पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और 5वीं किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्य और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखती है। इनकी आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह किया हुआ है, जो अकबर अच्छे वचन बोलते थे उनका भी संग्रह किया हुआ है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। खुशकिस्मती से गुलाब बाग की सिंचाई, तो इसको पढ़ लेना, बढ़िया चीज लिखी हुई है, पढ़ लेना। देखिए अब इसको, आयन का अनुवाद। आयन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता यानी आज का कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिलियोथिका श्रृंखला में इसे छपवाया था। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लैकमैन ने किया था कलकत्ता में 1873 में। बाकी के 2 खंडों के अनुवाद H.S. जेरेट ने किए थे, उसने भी कलकत्ता में किए थे। एक तो किया था 1891 में, दूसरा 1894 में। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आयन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचना जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था। फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेज की महज नकल से कहीं बढ़ रही थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। अबुल फजल ने कितने बार संशोधित किया इसको? 5 बार। इससे ऐसा लगता है कि प्रमाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। बार बार संशोधन किया, यानी अबुल फजल क्या सोच रहे थे कि इसमें कोई त्रुटि ना हो। त्रुटि से मतलब कुछ चीज़ें गलत ना हो, जो प्रशासन चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ें लिखी जाएं। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया, ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हों। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आयन का अध्ययन किया, वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई हैं। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंकगणित की छोटी छोटी चूक होगी, या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल की सहयोगियों की भूल होगी। यानी पूरा तो अबुल फजल का ऐसा है नहीं कि वही लिखेगा। कुछ लोग और भी होते होंगे कि उन लोगों से फोटोकॉपी टाइप की नकल कराई होगी, तो हो सकता है नकल करने में छोटी मोटी त्रुटि हो गई हो। या फिर मैथ में कमज़ोर होगा अबुल फजल, इसलिए उन्हें जोड़ घटाव करने में उसने क्या किया, छोटी छोटी गलतियाँ कर दी। आगे देखिए, आमतौर पर ये गलतियाँ मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती। देखिए, आयन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमता है। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल से नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतलिब विस्तृत सूचना संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचना मौजूद नहीं है। इसी तरह यहाँ सूबों के लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए, वहीं उन्हीं इलाकों से
कीमतों और मजदूरी जैसे इतनी ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आयन में दी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों की ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। पूरे हिस्से नहीं लिखे गए थे, हर चीज़ नहीं लिखी गई थी। अब इसको सबसे बड़ी बात, आपको ये कालखंड देखना है, समय पता होना चाहिए। इसको देख लीजिए, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा, किसका कब तक रहा, तो ये चीज़ें। चलिए ये चैप्टर खत्म होता है। अब एक आपका सेकंड किताब चल रही है हिस्ट्री की, इसका आपका एक और लास्ट चैप्टर बचा जिसमें पूरा मुगल साम्राज्य दिया हुआ है, पूरा मुगल साम्राज्य दिया हुआ है बहुत अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका लास्ट वाला रहने वाला है। उसके बाद आपकी सेकंड बुक खत्म हो जाएगी और इसके बाद आपकी बचेगी थर्ड बुक, क्लास 12 की थर्ड बुक बचेगी, तीसरी किताब। और तीसरी किताब में 5 चैप्टर हैं, तो 5 दिन में हो जाएंगे आपके। ठीक, चलिए अब मिलते हैं लास्ट चैप्टर के साथ, कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।